इन दिनों अनुजा की स्थिति कहाँ फंस गई वाली थी। कहीं ऐसा भी होता है भला? वह अपने आप में कसमसा रही थी। ऊपर से बर्फ का ठेला बनी बैठी थी और भीतर उसके ज्वालामुखी दहक रहा था। क्या मेरे माता पिता तब अंधे बहरे थे? क्या वे इतने निष्ठुर हैं? अगर नहीं तो बिना परखे ऐसे लड़के से क्यों बांध दिया मुझे, जो किसी अन्य की खातिर मुझे छोड़ भागा है, जाने कहाँ। अभी तो सुहाग रात तक भी नहीं हुई, जाने कहाँ भटक रहा होगा। फिर पता नहीं वह लौटेगा भी या नहीं। उसकी विचार श्रृंखला में इसी तरह के सैकड़ों सवाल उमड़ते घुमड़ते रहे थे और वह इन सवालों को झेल भी रही थी। झेल क्या रही थी? तड़प रही थी वह तो। लेकिन जब उसे उसके घर से भाग जाने के कारण की जानकारी हुई तो उसे झटका लगा था। उसके इंतज़ार में 15 दिन कब निकल गए? क्या बीती होगी उस पर? कोई तो पूछे उससे आकर। सोचते विचारते अक्सर उसकी आंखें सजल हो उठती। नित्य 2 बूंद अश्रु उसके दामन में लुढ़क भी आते और वह उन अश्रु बूंदों को देखती हुई फिर से विचारों की दुनिया में चली जाती थी और अपने अकेलेपन पर रोती रहती। अवसाद, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी से उसका हृदय तार तार हुआ जा रहा था। लगने लगा था जैसे वह अब तक में ही पागल हो जाएगी। उसके अंदर जो जैसे सांप रेंगने लगा था, जैसे वह खुद को नोच ही डालेगी या फिर वह कहीं अपनी जान ही भी गंवा बैठेगी। वह सोचती जानती होती कि यह ऐसा कर जाएगा तो ब्याह ही नहीं करती इससे। तब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे निर्णय से डिगा नहीं सकती थी। पर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसके लौट जाना चाहिए या इसके आने का इंतज़ार करना चाहिए या फिर पीहर लौट जाना ही ठीक रहेगा? क्या ऐसी स्थिति में यह घर छोड़ना ठीक रहेगा क्या? वक्त पर कोई न कोई उसे खाने की थाली पहुंचा जाता। बीच बीच में आकर कोई न कोई हालचाल भी पूछ जाता। पूरा घर तनाव से ग्रस्त था। मरघट सा सन्नाटा था। उस चौबारे में सन्नाटा भी ऐसा जो भीतर तक चीर जाए। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से नजरें चुराता दिखता। ऐसे में वह खुद को कैसे संभाले हुए थी वह ही जानती थी। दुल्हन के ससुराल आने के बाद अभी तो कई रस्में थी जिन्हें उसे निभाना था। वे सारी रस्में अपने पूर्ण होने के इंतज़ार में मुंह बाए खड़ी थी। उसे नई नवेली दुल्हन से मिलने जुलने वालों का आए दिन तांता लगा रहता था। वह जानती थी, ऐसा वह कई घरों में देख चुकी थी। पर यहाँ तो एक बार में सब कुछ ध्वस्त हो चला था। उसके सारे संजोए सपने एकाएक ही धराशायी हो चले थे। कभी कभार उसके भीतर आक्रोश की ज्वाला धधक उठती। तब वह बुदबुदाती, भाड़ में जाए सारी रस्में रिवाजें, नहीं रहना मुझे अब यहाँ। आज ही अपना फैसला सुना देती हूँ इनको और अपने पीहर को चली जाती हूँ। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पहुँचकर अपने माँ बाबूजी को भी तो खरी खोटी सुनानी है। ऐसे विचार उसके मन में उठते रहते थे और वह इस बाबत खिन्न उठती थी। इन दिनों उसके पास तो समय ही समय था। नित्य मंथन में व्यस्त रहती थी। और फिर क्यों न हो मंथन? उसके साथ ऐसी अनूठी घटना जो घटी थी, अनसुलझी पहेली, सरीखी, वह सोचती किसे सुनाऊं मैं अपनी व्यथा? कौन है जो मेरी समस्या का निराकरण कर सकता है? शायद कोई भी नहीं और शायद मैं खुद भी नहीं। फिर मन में ख्याल आता, अगर परीक्षित लौट भी आया
तो क्या मैं उसे अपना पाऊंगी? क्या परीक्षित अपने भूल की क्षमा मांगेगा मुझसे? फिर कहीं मेरी हैसियत ही धूमिल तो नहीं हो जाएगी? इस तरह के अनेक सवालों से जूझ रही थी और खुद से लड़ भी रही थी। अनुजा बुदबुदाती, यह कैसी शामत आन पड़ी है मुझ पर? ऐसा कैसे हो गया? तभी घर से आ रही खुसर पुसर की आवाज़ों से वह सजग हो उठी और खिड़की के मुहाने तक पहुँचे। देखा, परीक्षित सिर झुकाए लड़खड़ाते कदमों से थका मांदा सा आंगन में प्रवेश कर रहा था। उसे लौट आया देखा, सबके मुरझाए चेहरों की रंगत एकाएक बदलने लगी थी। अब उन चेहरों को देख कोई कह ही नहीं सकता था कि यहाँ कुछ घटित भी हुआ था। वहीं अनुजा के मन को भी सुकून पहुँचा था। उसने देखा सभी अपनी अपनी जगहों पर जड़वत हो चले थे और यह भी कि जो जो उसके कदम कमरे की ओर बढ़ने लगे, सब के सब उसके पीछे हो चले थे। पूरी जमात थी उसके पीछे। इस बीच परीक्षित ने अपने घर के लोगों पर सरसरी निगाह डाली। कुछ ही पलों में सारा घर जाग उठा था और सभी बाहर आकर उसे देखने लगे। जो शर्म से पीछे पड़े थे, अब तक पूरा मोहल्ला भी जाग उठा था। जेठानी की बेटी निशा पहले तो अपने चाचा तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाती दिखी, फिर अचानक से अपनी नई चाची को इल्तला देखने के ख्याल से उनके कमरे तक दौड़ती भागती हाफती पहुंची। चाची को पहले से ही खिड़की के करीब खड़ी देख वह उनसे चिपट कर खड़ी हो गई। बोली, कुछ भी नहीं। वहीं छोटा संजू दौड़कर अपने चाचा की उंगली पकड़ उनके साथ साथ चलने लगा था। परीक्षित थके कदमों से चलता हुआ सीढ़ियाँ लांघता हुआ दूसरी मंजिल के अपने कमरे में पहुंचा। एक नज़र समीप खड़ी अनुजा पर डाली, पल भर को ठिठका, फिर पास पड़े सोफे पर निढाल होकर बैठ गया और आंखें मूंदे पड़ा रहा। मिनटों में ही परिवार के सारे सदस्यों का उस चौखट पर जमघट लग गया। फिर तो सबने ही बारी बारी से इशारों इशारों में ही पूछा था अनुजा से, कुछ बका क्या? उसने एक नज़र परीक्षित पर डाली। वह तो सो रहा था। वह अपना सिर हिला उन सभी को बताती रही, अभी तक तो नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब उस प्रांगण में मेले सा समा बंध गया। फिर तो एक एक कर मोहल्ले के लोग भी आते रहे जाते रहे और वह सो रहा था जमकर। शायद बेहोशी वाली नींद थी उसकी। अनुजा थक चुकी थी। उन आने जाने वालों के कारण चौखट पर बैठी उसकी सास सहारा लेकर उठती हुई बोली, उठे तो कुछ खिला पिला दो बहू को। और वे अपनी पोती की उंगली पकड़कर निकल ली थी। माहौल की गर्माहट अब आहिस्ता आहिस्ता शांत हो चुकी थी। रात भी हो चुकी थी। सबके लौट जाने पर अनुजा निरंतर उसे देखती रही। वह असमंजस में थी। असमंजस किस कारण से था? उसे कहाँ पता था? परिवार के मोहल्ले के लोग ने भी सहानुभूति जताते हुए कहा था, बेचारे ने क्या हालत बना रखी है अपनी, जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता रहा होगा। उफ, आधी रात में वह जगा था। उसी समय ही वह नहा धो फिर से जो सो पड़ा। दूसरा सुबह जगा था। तब अनुजा सो ही कहाँ पाई थी। वह तो तब अपनी उलझनों को समेटने में ही लगी हुई थी। वह उस रात निरंतर उसे निहारती रही थी। एक तरफ जहाँ उसके प्रति सहानुभूति थी, वहीं दूसरी तरफ गहरा रोष भी था। मन के किसी कोने में सहानुभूति इस कारण कि उसकी प्रेमिका ने आत्महत्या जो कर ली है, और रोष इस बात पर कि वह उसे छोड़ भागा था और वह सजी सवरी अपनी सुहाग सेज पर बैठी
उसके इंतज़ार में जागती रही थी। वह उसी रात से ही गायब था। फिर सुहाग रात का सुख क्या होता है कहाँ जान पाई थी वह। उस रात उसके इंतज़ार में जब वह थी, उसका खिलखिला चेहरा पूनम की चांद सरीखा दमक रहा था। पर जो ही उसे उसके भाग खड़े होने की खबर मिली, मुखड़ा ग्रहण लगे चांद सा हो गया था। उसकी सुर्ख मांग तब एकदम से बुझी बुझी सी दिखने लगी थी। सब कुछ ही बिखर चला था। तब उसके भीतर एक चित्कार पनपी थी, जिसे वह जबरन भीतर ही रोके हुए थी। फिर विचारों में तब यह भी था, अगर उससे मोहब्बत थी तो मैं यहाँ कैसे? जब प्यार निभाने का दम ही नहीं तो प्यार किया ही क्यों था उससे? फिर इसने तो दो दो जिंदगियों से खिलवाड़ किया है। क्या इस अपराध का क्षमा योग्य है? इसके कारण ही तो मुझे मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। मेरा तो अस्तित्व ही अधर्म में लटक गया है। इस विध्वंसकारी के कारण जब इतनी ही मोहब्बत थी तो उसे ही अपना लेता। मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करने का हक इसे किसने दिया? तब उसकी सोच में यह भी तो होता, मैं अनब्याही तो नहीं कहीं, फिर कहीं यह कोई बुरा सपना तो नहीं है। दूसरे दिन भी घर में चुप्पी छाई हुई थी। वह जागा था फिर से। घर वालों को तो जैसे उसके जागने का इंतज़ार था। झटपट उसके लिए थाली परोसी गई। उसने जैसे तैसे खाया और एक बार फिर से सो पड़ा और बस सोता ही रहा था। यह दूसरी रात थी जो अनुजा जागते बिता रही थी और परीक्षित रात भर जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा। बीच बीच में उसकी सिसकियां भी उसे सुनाई पड़ रही थी। उस रात भी वह अनछुई ही रह गई थी। फिर जब वह जागा था, अनुजा के समीप आकर बोला। तब उसकी आवाज़ में पछतावे सा भाव था। माफ़ करना मुझे, बहुत पीड़ा पहुंचाई मैंने आपको। आपको शब्द जैसे चुभ गया। बोली कुछ भी नहीं, पर इस शब्द ने तो जैसे एक बार में ही दूरियां बढ़ा दी। उसके दो तन बदन में आग लग गई। रिमझिम जो उसका प्यार थी, इसकी बारात के दिन ही उसने आत्महत्या कर ली थी। लौटा तो पता चला, फिर वह भाग खड़ा हुआ। लौटने के बाद भी अब परीक्षित या तो घर पर ही गुमसुम पड़ा रहता या फिर कहीं बाहर दिन भर भटकता रहता। फिर जब थका मांदा लौटता तो बगैर कुछ कहे सुने सो पड़ता। ऐसे में ही उसने उसे रिमझिम छोड़कर उठाया और पहली बार अपनी ज़बान खोली थी। तब उसका स्वर अवसाद भरा था। मैं पराए घर से आई हूँ, ब्याहता हूँ आपकी। आपने मुझसे शादी की है, यह तो नहीं भूले ना होंगे ना आप? वह निरीह नज़रों से उसे देखता रहा। बोला कुछ भी नहीं। अनुजा को उसकी यह चुप्पी चुभ गई। वह फिर से बोली। तब उसकी आवाज़ विकृत हो आई थी। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मुझे लौट जाना चाहिए अपने मम्मी पापा के पास? आपने बड़ा ही घिनौना मजाक किया है मेरे साथ। क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि सब कुछ सामान्य हो जाए और आप अपना कामकाज संभाल लें? अपने दायित्व को समझो और इस मनहूसियत को मिटा डालो। चंद लम्हों के लिए वह रुकी। खामोशी छाई रही। उस खामोशी को खुद ही भंग करते हुए बोली, आपके कारण ही पूरे परिवार का मन मलिन रहा है। अब तक वह भी उसके लिए जो आपकी थी भी नहीं। अब मैं हूँ और मुझे आपका फैसला जानना है, अभी और अभी। मैं घुट घुट कर जी नहीं सकती, समझे आप?
अनुजा के भीतर का दर्द उसके चेहरे पर था, जो साफ साफ झलक रहा था। परीक्षित के चेहरे की मायूसी भी वह भली भांति देख रही थी। दोनों के ही भीतर अलग अलग तरह की उलझन थी। परीक्षित उसे सुनता रहा। वह उसके चेहरे पर अपनी नज़रें समाये रहा था। वह अपने प्रति उपेक्षा, रिमझिम के प्रति आक्रोश को देख रहा था। जब उसने चुप्पी साधी, परीक्षित फफक पड़ा था और देर रात फक फक कर रोता रहा। अश्रु थे जो उसके रोके नहीं रुक रहे थे। तब उसकी स्थिति बेहद ही दयनीय दिखी थी। उसे वह सकपका गई थी। उसे अफसोस हुआ था, अफसोस इतना कि आंखें उसकी भी छलक आई थी, यह सोचकर कि मुझे इसकी मनोस्थिति को समझना चाहिए था। मैंने जल्दबाजी कर दी। अभी तो इसके मन को राहत मिली भी नहीं और मैंने इसके घाव फिर से हरे कर दिए। उसने उसे चुप कराना उचित नहीं समझा। सोचा मन की भड़ास आंसुओं के माध्यम से बाहर आ जाएगी तो ही अच्छा है। शायद इससे यह संभल ही जाए। फिर भी अंतर मन में शोरगुल था। उसमें से एक आवाज़ अस्फुट सी थी। क्या मैं इतनी निष्ठुर हूँ जो इसकी वेदना को समझने का अब तक एक बार भी सोचा नहीं? क्या स्त्री जाति का स्वभाव ऐसा ही होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपना ही ख्याल रखती है? दूसरों की परवाह करना, दूसरों की पीड़ा क्या उसके आगे कोई महत्व नहीं रखती? क्या ऐसी सोच होती है हमारी? अगर ऐसा ही है तो बड़ी ही शर्मनाक बात है यह तो। उसकी तंद्रा तब भंग हुई थी जब वह बोला, शादी हो जाती अगर हमारी तो वह आपके स्थान पर होती आज। प्यार किया था उससे, निभाना भी चाहता था, पर इन बड़े बुजुर्गों के कारण ही वह चल बसी। मैं कहाँ जानता था कि वह ऐसा कर डालेगी, पर मेरा क्या, इस पचड़े में दोषी कैसे मैं? मुझे सज़ा क्यों मिल रही है? आप कहो तो अभी इसी क्षण अपना सामान समेट कर निकल जाओ। देखिए मुझे संभलने में ज़रा वक्त लगेगा। फिर मैंने कब कहा कि आप यह घर छोड़कर चली जाओ? तभी अनुजा फिर से विफर पड़ी। वह हमारे वैवाहिक जीवन में जहर घोल गई है। अगर वह भली होती तो ऐसा कहर तो न ढाती। लाज, शर्म, परिवार का मान सम्मान, मर्यादा भी तो कोई चीज़ होती है जो उसमें थी ही नहीं। इतनी कड़वी ज़बान तो न बोलो उसके विषय में जो रही नहीं। उजूल फजूल बकना क्या ठीक है? फिर उसने ऐसा क्या कर दिया? वह एकाएक आवेशित हो उठा था। वह एक बार फिर से सकपका गई थी। उसे उससे ऐसे व्यवहार की उपेक्षा तो नहीं थी। फिर वह अब तक यह बात समझ ही नहीं पाई थी कि गलत कौन है। क्या वह खुद, क्या उसका पति, या फिर वह नासपिटी? देखते देखते चंद दिन और बीत गए। स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रही। अब उसने उसे रोकना टोकना छोड़ दिया था और समय के भरोसे जी रही थी। परीक्षित अब भी सोते में जागते में रोता सिसकता दिखता। कभी उसकी नींद उचट जाने पर रात के अंधेरे में ही घर से निकल जाता। घंटों बाद थका हारा लौटता भी तो सोया पड़ा होता। भूख लगे तो खाता, अन्यथा थाली की तरफ निहारता भी नहीं। बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहा था वह, और अनुजा झुंझलाती रहती थी। ऐसे में अनुजा को उसकी चिंता सताने भी लगी थी। इतने दिनों में परीक्षित ने उसे छुआ भी नहीं था, न खुद से उससे बात ही की थी। उसने उस दिन पलंग के समीप की टेबल पर रखी रिमझिम की तस्वीर फ्रेम में जुड़ी रखी देखी तो वह चकित हो उठा। उसने उस फ्रेम को उठाया,
रिमझिम की उस मुस्कुराती हुई फोटो को देर तक देखता रहा, फिर यथास्थान रख दिया और अनुजा की तरफ देखा। तब अनुजा ने देखा उसकी आंखें नम थी और उसके चेहरे के भाव देख अनुजा को लगा जैसे उसके मन में उसके लिए कृतज्ञता के भाव थे। अनुजा सहज भाव से बोली, मैंने अपनी फ़ोटो हटा दी है। रिमझिम दीदी अब हमारे साथ होगी, हर पल हर क्षण। आपको बुरा तो नहीं लगा? उसने उस वक्त कुछ न कहा। काफ़ी समय बाद उसने उससे पूछा, तुमने खाना खाया? फिर तत्काल बोला, हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, तुम बैठी रहो। मैं ही माँ जी से कह आता हूँ कि वे हमारी थाली परोस दे। खाना खाने के दौरान वह देर तक रिमझिम के विषय में बताता रहा। आज पहली बार ही उसने अनुजा को आप और आपने कहकर संबोधित नहीं किया था और आज पहली बार ही वह उससे खुलकर बातें भी कर रहा था। आज उसकी स्थिति और दिनों की उपेक्षा सामान्य लगी थी उसे, और जब वह सोया पड़ा था उस रात एक बार भी न सिसका, न रोया और न ही बड़बड़ाया। यह देख अनुजा ने पहली बार राहत की सांस ली। मानसिक यातना से निजात पाकर अनुजा आज गहरी नींद में थी। परीक्षित उठ चुका था और उसके उठने के इंतज़ार में पास पड़े सोफे पर बैठा दिखा। पलंग से नीचे उतरते जब अनुजा की नज़र टेबल पर रखी तस्वीर पर पड़ी तो चकित हो उठी और मुस्कुरा दी। परीक्षित भी मुस्कुराया था उसे देख। तब अब उस फोटो फ्रेम में रिमझिम की जगह अनुजा की तस्वीर लगी हुई थी। तुम मेरी रिमझिम हो, तुम ही मेरी पत्नी अनुजा भी। तुम्हारा हृदय विशाल है और तुमने मेरे कारण ही महीने भर से बहुत दुख झेला है, पर अब नहीं। मैं आज ही से दुकान जा रहा और तभी अनुजा को महसूस हुआ कि उसकी मांग का सिंदूर सुर्ख हो चला है और दमक भी उठा है। कुछ अधिक ही सुर्ख, कुछ अधिक ही दमक रहा है और उसकी पहली शादी वाली रात मनाई। दोनों एक दूसरे में खो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।